गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं रामसु भाटी आप सभी का कमला देवी सिंघवी कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम लोग हिंदी की क्लास ले रहे हैं। पीछे वाले अपनी जो क्लास थी उस क्लास में मैंने आपको सामान्य हिंदी और व्याकरण के सामान्य परिचय के बारे में बताया था। अंतिम क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे व्याकरण के अंगों के बारे में। मैंने आपको व्याकरण के 3 अंग जो बताए थे, व्याकरण के अंग, व्याकरण के जो भाग हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया था। व्याकरण के हिस्सों के बारे में मैंने आपको बताया था। एक था आपके वर्ण विचार। व्याकरण का जो पहला अंग है वो आपके वर्ण विचार, और जो दूसरा अंग मैंने आपको बताया था वो वाक्य विचार। वर्ण विचार, वाक्य विचार, और जो तीसरा अंग है वो मैंने आपको बताया था, वर्ण विचार, शब्द विचार। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, 3 मैंने आपको अंग बताए थे। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। मैंने आपके लिए 3 क्वेश्चन है जो पुटअप किए थे। एक क्वेश्चन था उसमें भाषा के प्रकारों से संबंधित क्वेश्चन था कि भाषा के प्रकारों में सबसे सरल भाषा कौन सी होती है। उसका आंसर आपके सबसे सरल भाषा मौखिक होती है। भाषा का जो रूप है, यानी 3 प्रकार के भाषा के रूप थे, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। क्वेश्चन था आपके लिए कि तीनों में से भाषा का जो सबसे सरल प्रकार है वो कौन सा है। तो सबसे सरल प्रकार होता है भाषा का मौखिक भाषा, क्योंकि मौखिक भाषा उच्चारण करते ही श्रोता को समझ में आ जाती है, किसी प्रकार की लिपि की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए भाषा का जो सबसे, भाषा के प्रकारों में से जो सबसे सरल भाषा का प्रकार होता है वो आपके होता है मौखिक भाषा। दूसरा क्वेश्चन था आपके लिए कि भाषा के जो प्रकार होते हैं उनमें सबसे कठिन भाषा कौन सी होती है। जो सबसे कठिन भाषा होती है वो होती है आपकी सांकेतिक भाषा, क्योंकि संकेतों को समझना बहुत ही मुश्किल होता है। इस कारण से भाषा के प्रकारों का जो सबसे कठिन रूप है वो आपके है सांकेतिक भाषा, ठीक है। और जो लिखित भाषा है वो मिश्रित रूप होता है। सरल उनके लिए होती है जो उस भाषा को जानते हैं, जो लिपि को जानते हैं उनके लिए वो सरल है, और जो लिपि को नहीं जानते हैं, जिन्हें भाषा का ज्ञान नहीं है, उनके लिए वो भाषा क्या होती है, कठिन होती है। फिर आपके लिए क्वेश्चन थे वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार में से कि भाषा की सबसे छोटी इकाइयां कौन सी है। अलग अलग आधार थे, उच्चारण के आधार पर, मौखिकता के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण मानी जाती है। लेखन के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका अर्थ आता है वो मानी जाती है आपके शब्द, और भाव के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो होती है आपके वाक्य। व्याकरण के 3 अंग, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, तीनों में से आज हम शुरू कर रहे हैं वर्ण विचार कि वर्ण क्या होते हैं, कहां से ध्वनि आती है, किस प्रकार से इनका निर्माण होता है, कौन सी ध्वनि है जो क्या कहलाती है। हम लोग जीरो से शुरुआत कर रहे हैं। यदि आपको भाषा को समझना है तो जरूरी है कि भाषा की जो निम्नतम इकाई है वहां से हमें शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वर्ण विचार। वर्ण क्या होते हैं, प्रश्न उठता है सबसे पहले कि आखिर वर्ण है क्या, वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण विचार। आखिर वर्ण होते क्या है, वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, उस इकाई को वर्ण कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, उस इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, यानी स्वतंत्र श्वसन तंत्रियां होती है, उनसे जो प्राणवायु निकलती है वो प्राणवायु मुंह के अलग अलग जो भाग हैं जीवा के माध्यम से उन भागों से टकरा करके एक ध्वनि का निर्माण करती है, ठीक है। और ये ध्वनियां मूल होती है जिनका विभाजन नहीं होता, जिनका खंडन नहीं होता है, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई
वर्ण होती है। अब देखिए वर्ण की परिभाषा, यदि हम परिभाषा की दृष्टि से देखें तो क्या होती है वर्ण की परिभाषा? वर्ण की परिभाषा श्वसन तंत्रियों से निकलने वाली, कहां से? श्वसन तंत्रियों से निकलने वाली, श्वसन तंत्रियों से निकलने वाली प्राणवायु जो जीवा के माध्यम से, किसके माध्यम से? जीवा यानी जीव, जीवा के माध्यम से, जीवा के माध्यम से मुंह के विभिन्न भागों से, श्वसन तंत्र से निकलने वाली प्राणवायु जो जीवा के माध्यम से मुंह के विभिन्न भागों से टकराकर, मुंह के विभिन्न भागों से टकराकर एक ध्वनि का निर्माण करती है, ध्वनि का निर्माण करती है। यानी श्वसन तंत्र से जो तंत्रियां होती छोटी छोटी, हम सांस लेते हैं जिन शिराओं के माध्यम से, उनसे प्राणवायु बाहर आती है, और वो प्राणवायु है जो जीवा पर सवार होकर के, जीवा है जो मुंह के विभिन्न भागों से टकराती है और टकरा करके ध्वनियों का क्या करती है? निर्माण करती है। और ये छोटी छोटी ध्वनियां होती है, इन ध्वनियों का क्या कहते हैं? निर्माण करती है। इन ध्वनियों को वर्ण कहते हैं, इन ध्वनियों को वर्ण कहा जाता है। मूलतः ध्वनियां वायु से पैदा होती है जो श्वसन तंत्र से निकलती है, इन ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जिनका विभाजन नहीं होता है, जिनका विभाजन नहीं होता है, जिनका विभाजन नहीं होता है। यानी ये जो ध्वनियां होती है इन्हें हम बांट नहीं सकते, टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे कि हम बोलते हैं क, तो ये जो क ध्वनि है इसका विभाजन नहीं होता है, ये हमेशा इसी रूप में रहती है, इसके वो टुकड़े जो नहीं किए जा सकते। हम बोलते हैं च, इसके भी टुकड़े जो नहीं किए जा सकते। हम बोलते हैं अ, इसके भी हम टुकड़े नहीं कर सकते। हम बोलते हैं ई, इसके भी टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो ये जो क च अ और ई, ये ध्वनियां है, ये वर्ण है। ये क्या है? वर्ण है। ये उत्पन्न कहां से होती है? मनुष्य श्वास लेता है, और जो श्वसन तंत्रियां होती है, जो छोटी छोटी शिराएं होती है, जो नाड़ियां होती है, वो नाड़ियां हैं जो हवा बाहर आती है। ये हवा जीवा के ऊपर बैठती है, सवार होती है, और जीवा के ऊपर सवार होकर के मुंह के जो अनेक भाग हैं उन भागों से टकराती है और टकरा कर ध्वनि का निर्माण करती है। कौन कौन से भाग हैं, किस प्रकार से टकरा करके ध्वनि का निर्माण करती है, और किस भाग से टकराती है तो ध्वनि क्या कहलाती है, इनका सभी का अध्ययन हम नेक्स्ट आगे करेंगे। मूलतः जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है उच्चारण के आधार पर होती है आपके वर्ण, और वर्ण की जो परिभाषा होती है आपके श्वसन तंत्रियों से निकलने वाली प्राणवायु जो जीवा के माध्यम से मुंह के विभिन्न भागों से टकरा करके ध्वनि का निर्माण करती है, या यूं कहें कि बिना किसी बाधा के एकदम पार हो जाती है। और इन ध्वनियों का क्या नहीं होता है? विभाजन नहीं होता है। इनके हम और ज्यादा टुकड़े जो नहीं कर सकते, टुकड़े नहीं करने के कारण ये ध्वनियां है जो वर्ण कहलाती है। अब समझ में आ गया आपके कि वर्ण क्या होता है? वर्ण मूल ध्वनियां होती है। वर्ण क्या होती है? मूल ध्वनियां होती है। जैसे एक क च अ और ई, ये मूल ध्वनियां है। हम इनका और ज्यादा मात्रा में क्या नहीं कर सकते? विभाजन नहीं कर सकते, खंडित नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है भाई वर्ण, तो वर्ण के प्रकार कितने होते हैं? वर्ण के प्रकार इन्हें कितने भागों में बांटा गया है? वर्ण के प्रकार, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? बताइए आप मुझे, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। एक होता है आपके स्वर वर्ण, और दूसरा होता है आपके व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। क्योंकि वर्ण भाषा की मूल ध्वनि है, सबसे छोटी ध्वनि है उच्चारण के आधार पर, इस कारण से इस ध्वनियों को हम टुकड़े नहीं कर सकते। फिर होते हैं आपके वर्ण के प्रकार, तो वर्ण के दो प्रकार माने गए हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब देखते हैं कि स्वर क्या होते हैं।
और व्यंजन क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं स्वर वर्ण। कौन सा वर्ण? स्वर। आखिर स्वर है क्या? स्वर किसे कहते हैं? स्वर से क्या तात्पर्य है? कौन सी ध्वनियां जो स्वर कहलाती है और ये कितने होते हैं, इनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो स्वर यानी हिंदी की जो वर्णमाला होती है उस वर्णमाला को दो भागों में बांटते हैं। ये जो मूल ध्वनियां है, ये जो वर्ण है, इन्हें दो भागों में बांटा जाता है। इसमें जो प्रथम प्रकार है वो तो आपके स्वर वर्ण यानी स्वर वर्धनी, और दूसरी होती है आपकी व्यंजन वर्धनियां, स्वर और व्यंजन। चलिए शुरू करते हैं। स्वर यानी स्वर वर्ण क्या होते हैं? स्वर वर्ण, स्वर आखिर है क्या? स्वर, ध्यान दीजिए आप लोग, परिभाषा देते हैं पहले स्वर की, क्योंकि बिना परिभाषा के इसे समझ नहीं सकते आखिर स्वर होते क्या है, स्वर किसे कहते हैं, कितने होते हैं वर्णमाला में और इन्हें कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, वही बात श्वसन तंत्रियों से निकलने वाली प्राणवायु, श्वसन तंत्र से निकलने वाली प्राणवायु जो निर्बाध या स्वतंत्र रूप से, जो निर्बाध या स्वतंत्र रूप से बाहर निकलती है, उन ध्वनियों या फिर वर्णों को, यानी श्वसन तंत्र से निकलने वाली प्राणवायु जो निर्बाध या स्वतंत्र रूप से बाहर निकलती है, उन ध्वनियों या वर्णों को स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? ये स्वर कहलाती है। ये ध्वनियां, उन्हें स्वर कहते हैं। ध्यान दीजिए, आप सभी परिभाषा से अधिक आप समझ जाएंगे। श्वसन तंत्र से निकलने वाली प्राणवायु जो निर्बाध, अपने पास में दो शब्द है, निर्बाध, निर यानी बिना, बाधा यानी रुकावट, यानी वे ध्वनियां जो बिना बाधा के, बिना रुकावट के एकाएक मुंह से बाहर निकल जाती है, उन ध्वनियों को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ये ध्वनि अपने आप में स्वतंत्र होती है। ये ध्वनि अपने आप में क्या होती है? स्वतंत्र होती है, यानी उनका उच्चारण करने में स्वतंत्र से तात्पर्य यह है, ये ध्वनि क्या होती है? स्वतंत्र होती है। यहाँ स्वतंत्र से क्या तात्पर्य है? स्वतंत्र ध्वनियां, ये ध्वनियां स्वतंत्र होती है। स्वतंत्र से तात्पर्य है कि बिना किसी अन्य वर्ण के, स्वतंत्र ध्वनियां बिना किसी अन्य वर्ण के इनका उच्चारण होता है, इनका उच्चारण किया जा जाता है, यानी वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करने में अन्य किसी वर्ण की सहायता जो नहीं लेनी पड़ती है, ये अपने आप में स्वतंत्र होती है। और जब श्वसन तंत्र से निकलने वाली प्राणवायु बिना किसी बाधा के मुंह से बाहर निकल जाती है, कोई रिकॉर्ड नहीं होती है, उन ध्वनियों को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अब देखिए स्वर कौन कौन से होते हैं, आप सभी को मालूम है, आप सभी ने वर्णमाला पढ़ी है। तो वर्णमाला में आपके ये जो अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, अ, आई, ओ और आउ, ये सभी ध्वनियां हैं जो स्वर कहलाती है। क्या कहलाती है? स्वर कहलाती है। ठीक है, साथ में दो ध्वनियां और होती है, उन्हें अलग नाम से जाना जाता है, उन्हें अलग संबोधित किया जाता है, वो और पढ़ेंगे। मूलतः ये जो ध्वनियां होती है 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9 10 11। हिंदी वर्णमाला में इन 11 वर्णों को स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। यानी जो स्वर है सारे हिंदी वर्णमाला में 11 माने जाते हैं। अब आप कहेंगे कि सर हमने तो वर्णमाला में 2 ध्वनियां और पढ़ी है, एक हमने अंग पढ़ा है और एक हमने अह पढ़ा है। ये भी तो आपको पढ़ाया गया है, जब आपको वर्णमाला पढ़ाई गई थी आपको अंग भी पढ़ाया गया और आपको अह भी पढ़ाया गया है। लेकिन ये ध्वनियां है जो स्वर नहीं है। क्या नहीं है? इन ध्वनियों को स्वर नहीं कहेंगे, ये ध्वनियां स्वर नहीं होती है, ये कुछ अलग तरह की होती है। ठीक है, जब आगे टॉपिक को बढ़ाते जाएंगे तब बताएंगे कि इन ध्वनियों को स्वर में क्यों नहीं गिना जाता है, इन्हें किस नाम से संबोधित किया जाता है और हिंदी में इनको प्रदर्शित करने के लिए कौन से चिन्ह जो काम में लिए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, यानी हमने परिभाषा देखी थी। परिभाषा में 2 बातें आई थी, 2 शब्द आए थे। एक तो था निर्बाध और एक आया था स्वतंत्र। निर्बाध का तात्पर्य मैंने आपको बताया था कि वे ध्वनियां जो बिना किसी रुकावट के या बिना किसी बाधा के मुंह से बाहर निकल जाती है और ध्वनि का निर्माण करती है, किसी प्रकार की कोई रिकॉर्ड नहीं होती है। यानी श्वसन तंत्र से निकलने वाली जो प्राणवायु होती है, हम श्वास लेते हैं, प्रक्रिया करते हैं और श्वास की प्रक्रिया के दौरान प्राणवायु अंदर और बाहर लेते हैं और वही प्राणवायु है जब जीवा के ऊपर सवार होकर के मुंह के जो अनेक भाग होते हैं उन भागों से टकरा करके अलग अलग ध्वनियों का क्या करती है? निर्माण करती है। और जब वे ध्वनियां यदि स्वतंत्र हो, यदि बिना किसी बाधा के वो ध्वनियां बाहर आ जाए तो उन ध्वनियों को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर। और हिंदी वर्णमाला में जो स्वर है वो कितने हैं? 11 है। मूल स्वर है वो अलग है और बाकी के स्वर जो अलग है। लेकिन ये जो अंग हो रहे हैं जो हमें पढ़ाया गया था गुरुजनों के द्वारा वर्णमाला में, उन्हें हम स्वर नहीं मानेंगे। चलिए देखते हैं ये जो ध्वनियां है किसे क्या कहते हैं, स्वर के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं और कौन सी ध्वनि है जो किस प्रकार से उसका निर्माण हुआ है। ठीक है, आगे क्योंकि हम लोग स्वर पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? स्वर पढ़ रहे हैं। तो स्वर पढ़ रहे हैं तो जरूरी है कि हमें स्वर का पूरा ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि यहीं से भाषा की क्या होती है? नींव डाली जाती है, भाषा की शुरुआत होती है। परिभाषा में देख ली स्वर की। अब देखते हैं हम लोग स्वर के प्रकार। बताइए आप, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर को कितने भागों में बांटा गया है? स्वर आखिर मूलतः किन किन प्रकारों में विभक्त है? स्वर के प्रकार। स्वर के प्रकार, चलिए स्वर के प्रकारों को, स्वर को हिंदी वर्णमाला में मूलतः बांटा गया है, वो 2 भागों में बांटा गया है। एक होते हैं आपके ह्रस्व स्वर और दूसरा होता है आपके दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर या फिर दीर्घ स्वर। एक स्वर का प्रकार होता है जिसे कहते हैं प्रलुप्त। प्रलुप्त स्वर। क्योंकि हम हिंदी भाषा को देख रहे हैं तो जरूरी है कि मैं इसका भी थोड़ा सा बहुत आभास होना चाहिए, क्योंकि हिंदी भाषा है, कुछ संस्कृत भाषा के शब्द भी काम में लेती है। तो मूलतः जो प्रलुप्त है ये संस्कृत भाषा से आया हुआ एक स्वर है जो हिंदी में काम लिया जाता है। देखिए, ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर जिसे लघु स्वर भी कहते हैं। दीर्घ जिसे गुरु, ह्रस्व जिसे लघु स्वर भी कहते हैं, दीर्घ जिसे गुरु स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व अर्थात छोटे, दीर्घ अर्थात बड़े, बड़े स्वर और छोटे स्वर। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि हिंदी वर्णमाला में कुल आपके 11 स्वर माने जाते हैं। कितने स्वर माने गए? 11 स्वर माने गए हैं, जिनमें से कुछ होते हैं छोटे और कुछ होते हैं बड़े। इन्हें एक मात्रिक भी कहते हैं कि ये एक मात्रिक, एक मात्रिक, और ये है जो आपके द्विमात्रिक, एक मात्रिक और इन्हें द्विमात्रिक भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें मात्राएं होती जो 2 लगती है और ऊपर वाले जो होते हैं छोटे उनमें मात्राएं जो 1 लगती है। ह्रस्व, लघु और एक मात्रिक स्वर, दीर्घ स्वर, गुरु स्वर और द्विमात्रिक स्वर। अब देखिए कौन कौन से होते हैं और कैसे होते हैं, ध्यान दीजिए आप थोड़ा। एक होता है प्रलुप्त स्वर, पहले ले रहे हैं हम लोग
ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। क्या होता है ह्रस्व? जैसा कि नाम से ही लघु, जिनमें मात्राएं लघु, मात्राएं क्या हो? लघु हो, मात्राएं छोटी हो, या फिर एक मात्रा हो। कैसी मात्रा हो? एक मात्रा हो, उन स्वरों को कहते हैं आपके ह्रस्व स्वर। थोड़ी परिभाषा में देखनी पड़ेगी, क्योंकि जरूरी है कि बिना परिभाषा के ये चीजें जो क्लियर नहीं होती है। वह स्वर जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में मात्रा एक लगे, एक लगे, या फिर वे स्वर जिनके उच्चारण में समय कम लगे। समय क्या लगे? कम लगे। समय कम लगे, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में मात्रा एक लगे या समय कम लगे, उन्हें कहते हैं ह्रस्व स्वर, अर्थात लघु स्वर या फिर एक मात्रिक स्वर। ये देखिए मूलतः कितने होते हैं? ये होते हैं आपके संख्या में 4 जो मूल स्वर है। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल स्वर भी कहते हैं। एक नाम इनका मूल स्वर भी है। ये हिंदी भाषा के मूल स्वर हैं। ये होते हैं आपके अ, लघु ई, लघु उ और री। ये जो चारों स्वर हैं अ, ई, उ और री, इन्हें लघु कहते हैं। लघु इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें जो मात्राएं होती है वो छोटी मात्रा होती है, एक मात्रा लगती है। ठीक है, हम बोलते हैं ए, बोलते छोटी ई, छोटा उ और री। चारों की मात्रा है जो क्या है? एक ही मात्रा है। इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, इन्हें बांटा नहीं जा सकता। ये एक मात्रिक छंद होते हैं। ठीक है, और ये जो दीर्घ स्वर होते हैं इन्हें द्विमात्रिक कहते हैं। इनमें मात्राएं 2 होती है और इनमें मात्राएं क्या होती है? आपके एक मात्रा होती है। जैसे ए है तो इसमें मात्रा एक ही आएगी। ई है, छोटी ई बोलते हैं हम उच्चारण में, मात्रा एक है। छोटा उ बोलते हैं, मात्रा एक है। री बोलते हैं, मात्रा एक है। इस कारण से ये स्वर क्या कहलाए? ह्रस्व स्वर कहलाए। अर्थात वे स्वर जिनके उच्चारण में मात्रा है जो एक लगे या फिर समय कम लगे, उन्हें क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। छोटे स्वर कहते हैं, इन्हें लघु स्वर कहते हैं, इन्हें मूल स्वर कहते हैं। ये हिंदी भाषा के मूल स्वर हैं। फिर लेते हैं आपके दीर्घ स्वर। कौन से स्वर? दीर्घ स्वर। दूसरा जो प्रकार है स्वरों का वो आपके दीर्घ स्वर। दीर्घ का अर्थ होता बड़ा, दीर्घ का अर्थ होता बड़ा, या फिर द्विमात्रिक। मैंने आपको बताया था दीर्घ, गुरु, द्विमात्रिक स्वर। यानी वे स्वर जो दीर्घ हैं, वे स्वर जो गुरु हैं, वे स्वर जो द्विमात्रिक हैं, इन्हें कहते हैं आपके दीर्घ स्वर। कौन से स्वर कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। देखिए वही बात, परिभाषा जरूरी है। ह्रस्व स्वर की हमने परिभाषा पढ़ी थी कि वे स्वर जिनके उच्चारण में मात्रा एक लगे या समय कम लगे, उन्हें कहते हैं ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में समय अधिक लगे या फिर मूल स्वरों की सहायता से, मूल स्वरों की सहायता से उच्चारण किया जाता है, मूल स्वरों की सहायता से उच्चारण किया जाता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। कौन से स्वर कहते हैं? उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में समय अधिक लगे या जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता होती है, उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ। दीर्घ का अर्थ होता बड़ा। कौन से स्वर? बड़े स्वर। देखिए कौन कौन से होते हैं आपके बड़े स्वर, ध्यान दीजिए। जिन स्वरों के उच्चारण में समय अधिक लगे या मूल स्वरों की सहायता से इनका उच्चारण किया जाता है, यानी ये जो ह्रस्व स्वर होते हैं इनके बजाय इनके उच्चारण में समय जो क्या दोगुना लगता है, क्योंकि ये द्विमात्रिक होते हैं। मात्राएं जो क्या होती है? डबल होती है। इस कारण से इन्हें कहते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर
जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिन स्वरों के उच्चारण में समय अधिक लगे या जिन स्वरों में दो मात्राएं पाई जाती है उन स्वरों को क्या कहते हैं? दीर्घ। क्योंकि नाम भी दीर्घ है अर्थात बड़ा। देखिए कौन कौन से होते हैं। यानी मूलतः कुल हिंदी भाषा में 11 प्रकार के स्वर होते हैं, जिनमें से 4 है जो लघु, अ, छोटी ई, छोटा उ और री, ये होते हैं आपके लघु। और इन सबको छोड़ करके बाकी बच्चे अपने पास में 7, और जो 7 स्वर होते हैं वो होते हैं आपके दीर्घ स्वर। देखिए कौन कौन से होते हैं दीर्घ स्वर। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, अ, आई, ओ, आओ। 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 स्वर हैं इन्हें दीर्घ स्वर के नाम से संबोधित किया जाता है। दीर्घ क्यों कहते हैं? क्योंकि देख लीजिए इनमें जो मात्राएं होती है वो क्या होती है? डबल होती है। जैसे ये ए है, आ है, इसका जो निर्माण है जिसका विच्छेद करें तो अ प्लस ए, अ प्लस ए, इन दोनों का मिलन क्या है? आ है। यानी ए और ए को मिलाकर के आ बनता है। फिर लेते हैं अपने ये जो ई है, ये कैसे बनी? ई कन ई, यानी 2 ई का जब मिलन होता है तब बनती है आपके 2 छोटी ई मिलाकर के बड़ी ई का निर्माण करते हैं। ठीक है। फिर आपके ए, ये जो ए आई ओ औ, ये 4 प्रकार के जो स्वर हैं इनको कहते हैं आपके संयुक्त स्वर। कौन से स्वर? संयुक्त स्वर। ये तो समान स्वर है, यानी समान ध्वनियां मिलाकर के निर्माण करती है, कारण इन्हें समान स्वर कहते हैं। ये तो दीर्घ लेकिन सम है। कौन से? सम स्वर है। यानी आ और ई, ए और ए दोनों जो सम ध्वनियां होती है उनका मिलन होता तो बनता आपके आ। ई और ई जो 2 प्रकार की सम ध्वनियां दोनों ही एक समान ध्वनि का निर्माण होता तो बनता आपके ई। और ये जो ए आई ओ और औ, ये आपके संयुक्त स्वर होते हैं। कौन से स्वर होते हैं? संयुक्त स्वर होते हैं। अब ए को ले रहे हैं, किसको ले रहे हैं? ए को ले रहे हैं। अ प्लस ई बराबर ए, ये जो ए है, ए प्लस ई मिलकर के क्या बनते हैं? ए बनते हैं। ठीक है। फिर आपके अ प्लस उ बराबर आई, ए प्लस ए बराबर आई, तो ए प्लस उ बराबर ओ, ए प्लस उ, यानी ये जो संयुक्त स्वर है ए और ए को मिलाने से ए बनता है, ए और ए को मिलाने से आई बनता है, ए और ए को मिलाएंगे तो क्या बनेगा आपके? ओ बनेगा। फिर बचा आपके औ। ठीक है, बचा आपके औ, तो ए प्लस ओ बराबर औ। इन्हें कहते हैं आपके हिंदी भाषा के अंदर संयुक्त स्वर। कौन से स्वर? संयुक्त स्वर कहते हैं। ठीक है। और ये जो ध्वनियां होती है ए प्लस ए, ई प्लस ई, इन ध्वनियों को कहते हैं आपके कुल मिलाकर के सम स्वर। कौन से स्वर? सम स्वर। क्योंकि जो समान ध्वनियां होती है यानी ए और ए समान है तो आ बनेगा, ई और ई को मिलाकर क्या बनेगा? ई बनेगा। फिर आपका ये जो संयुक्त स्वर है ए प्लस ई बराबर ए प्लस ए बराबर आई, ए प्लस उ बराबर ओ और ए प्लस ओ बराबर औ। क्योंकि ये दीर्घ स्वर है और इन्हें मैंने आपको बताया था कि जो दीर्घ है इन्हें गुरु स्वर भी कहते हैं, इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। गुरु स्वर है, द्विमात्रिक स्वर है। द्विमात्रिक स्वर होने का जो मूल कारण है वो कारण ये है कि ए आई ओ और औ, ए आई ओ और औ, क्योंकि इनमें मात्राएं क्या होती है? डबल होती है। कुछ इन्हें संयुक्त स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर भी कहते हैं। संयुक्त स्वर होते हैं जो 4 होते हैं आपके। कौन कौन से? ये वाले चारों, ए आई ओ और औ, ये चारों आपके संयुक्त स्वर हैं। संयुक्त 2 अलग अलग प्रकार के विषम स्वरों को मिला करके जिन स्वरों का निर्माण होता है। विषम कैसे? जैसे ये ए है और ये ई है, दोनों क्या है? विषम है। ए अलग ध्वनि है और ये है अलग ध्वनि है, इन दोनों का मिलान करेंगे तो आपकी ए बनेगा, ए और ए बराबर आई बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये 2 विषम ध्वनियां, ए और उ को मिलाएंगे तो निर्माण होगा आपको ओ का।
ए और ओ मिलाएंगे तो निर्माण किसका होगा? आपके औ का निर्माण होगा। ये होते हैं आपके दीर्घ स्वर। कौन से स्वर? दीर्घ स्वर, जो बड़े होते हैं। अब बात आ रही थी दो और ध्वनियां, जो कि मैंने आपको बताया था कि मैं उनके बारे में बताऊंगा। एक तो आपके होते हैं अंग और दूसरा पे होता है ए है। चूंकि वर्णमाला में हमने इनको पढ़ा है, वर्णमाला में हमने इनको पढ़ा है, इनकी चर्चा है जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कमला देवी सिंघवी कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने जो सुझाव हैं वो कमेंट बॉक्स में डालिए, क्योंकि आपके सुझाव हमें मोटिव करते हैं, प्रेरित करते हैं, ताकि हम आपके लिए और कुछ अच्छा लाएं, नया लाएं और अच्छी प्रकार से आपके जो टॉपिक हैं उन टॉपिकों को हम लोग समझा सकें। थैंक यू, धन्यवाद।